हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर 4 है आपका, केमिस्ट्री फर्स्ट का। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 लेक्चर हमने आपको कवर करा दिए हैं। और लेक्चर सेकंड में हमने आपको पढ़ाया था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है ना। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था, और आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा क्या होती है बच्चों। तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनकी आयनिक रेडियस यानी आयनिक रेडियाई क्या होती है। जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसकी आयनिक जो त्रिज्या होती है वो बच्चों घटती है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या घटने पर क्या होती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, आयनिक रेडियस। ठीक है ना। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाएंगे बच्चों। नंबर 3, आयनिक त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आयनिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियस ही बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, आयनिक त्रिज्या घटती है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि या ऑक्सीकरण संख्या घटने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना, या सॉरी आयनिक रेडियाई होती है बच्चों। क्या होती है, आयनिक रेडियाई। ठीक है ना। तो आयनिक रेडियाई यानी कि आयनिक त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के। यानी किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो बच्चों घटेगी। आयनिक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज के, और प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों नेगेटिव चार्ज के। किसके, नेगेटिव चार्ज के। अगर किसी भी स्पीशीज पर, है ना, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। माइनस चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आयनिक त्रिज्या घटती है। तो इस प्रकार से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी का भी आयनिक रेडियस देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। इससे चार्ज से हम कैलकुलेट करके उसकी निकाल सकते हैं कि अगर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, है ना। तो इसे आप पहले अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है।
तो बच्चों अब बात करेंगे आयनन ऊर्जा की। हेडिंग लगाएंगे नंबर 4, आयनन ऊर्जा। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आईई, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चों, आईई। तो आयनन ऊर्जा होती क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होती है वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में होती है बच्चों। यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों से तो अधिक होती है और पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है, ठीक है ना, तो मध्य में होती है। जब हम किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाव की आवेश बढ़ता है। और जो 5D श्रेणी के तत्व हैं उनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो 3D और 4D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि 5D श्रेणी में जो तत्व हैं, लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। और 4f का बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट होता है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, कुछ ही बोल सकते हैं, है ना, वो क्या होता है, दुर्बल होता है, दुर्बल परिलक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण प्रभावी नाव की आवेश हावी हो जाता है और वहां लेंथेनाइट संकुचन की घटना देखने मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए 5D श्रेणी के तत्वों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, 3D और 4D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, जैसे 3D में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, 3D में आ रहे हैं आपके स्कूटी, वैन, कार, में, फै, को, ना, कॉपर, जिंक। 4D में आ रहे हैं आपके यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े अगर कोई। और 5D श्रेणी में आते हैं आपके लाहफ्ता, वरना रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ये सब 3D, 4D, 5D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, वो होता है बच्चों 3D1 4s2, इनका होता है 3D2 4s2, और इनका होता है 3D3 4s2। क्रोमियम इसका होता है 3D5 4s1, और मैग्नीज 3D5 4s2, ठीक है। और इनका आएगा 3D6 4s2, 3D7 4s2, इसके बाद 3D8 4s2। और कॉपर में क्या होता है बच्चों, कॉपर में 3D10 4s1 और 3D10 4s2, ठीक है। ये इनका जो है संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों। तो हमने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे हम किसी भी श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाव की आवेश बढ़ता है। अब बात करते हैं कि 5D श्रेणी के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 3D व 4D श्रेणी के तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि
यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो F4F में प्रवेश करता है और जिसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। अब बात कर ले हम कि जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी की जो आयनन ऊर्जा होती है वो अब सामान्य रूप से क्या होती है बच्चों, सबसे अधिक होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक कैडमियम मरकरी की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ एस उपकोष अधिक स्थायी होता है क्योंकि पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है ना, और डी ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। अच्छा, अब बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, Hg की। मरकरी की जो यानी पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन है, Hg है, मरकरी है। और पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला एलिमेंट है बच्चों लैंथेनम। कौन है, लैंथेनम, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम है। तो ये आयनन ऊर्जा डिपेंड किस पे कर रही है बच्चों, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखता हूं, देखिए जो आयनन ऊर्जा है, ठीक है, यहां से लिख देता हूं मैं, आई ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों साइज के, किसके, साइज के। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, और साइज घटेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर है बच्चों, ठीक है। दूसरा, जो आई ई होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है जेड इफेक्ट के बच्चों, किसके, जेड इफेक्ट के। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आई समानुपाती होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तीसरा, आई आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि सील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव या पर्दा प्रभाव, ठीक है ना, या सील्डिंग इफेक्ट, बहुत सारे नाम है बच्चों। अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसका मान घटता है तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अब आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा कि आयनन ऊर्जा कब बढ़ेगी और कब घटेगी। तो आइए इसको लिखते हैं, यहां से लिखेंगे, किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन
ऊर्जा 3D व 4D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है जिसका कारण 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। जिसका कारण क्या है बच्चों? 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। और एक बात और कर लें, जिंक, कैडमियम, मरकरी की आयनन ऊर्जा अब सामान्य रूप से अधिक होती है क्योंकि इनका एस उपकोष अधिक स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनका एस उपकोष क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। यानी अब समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होती है वो 5D श्रेणी के तत्वों की होती है, उससे कम आयनन ऊर्जा होती है 3D श्रेणी के तत्वों की, और उससे कम आयनन ऊर्जा होती है बच्चों 4D श्रेणी के तत्वों की। ठीक है ना? तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला कौन है? Hg। और सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला कौन है? लेंथेनम बच्चों। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट करें। अभी एक क्वेश्चन मुझे बताना है, जिस प्रकार से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी आयनन ऊर्जा के बारे में कंपैरिजन करके बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करें। तो आपने नोट किया होगा बच्चों। अब बात करते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होती है वो किसकी होती है? 5D श्रेणी के तत्वों की। ठीक है, देखिए जैसे ये 3D श्रेणी है। क्या है बच्चों? 3D श्रेणी। इसके बाद आ गई 4D और इसके बाद आ गई 5D श्रेणी। ठीक है, जैसे जैसे हम यहां से 3D से 4D में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। 3D से 4D में हम जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, चूंकि साइज बढ़ रहा है। क्योंकि साइज क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। लेकिन जैसे हम यहां पे आएंगे तो यहां पे IE का मान क्या होगा बच्चों? यहां पे IE का मान इंक्रीज हो जाएगा। 5D श्रेणी में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण लेंथेनाइड संकुचन की घटना देखने मिलेगी हमें। किसकी? लेंथेनाइड संकुचन की घटना देखने मिलेगी।
तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा 5D श्रेणी के तत्वों की होती है, उससे कम 3D श्रेणी के तत्वों की, और उससे कम 4D श्रेणी के तत्वों की। ठीक है, अर्थात अगर हम इनमें कंपेरिजन करके देखें तो सबसे ज्यादा Hg की होगी, और उससे कम जिंक की, और उससे कम कैडमियम की। और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला कौन होगा बच्चों? Hg। और सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला लेंथेनम होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा होगा? लेंथेनम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आयनन ऊर्जा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चों? क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये उठा लिया हमने, क्रोमियम ले लें और मैग्नीज ले लें, दो ले लेते हैं। एक ले लिया हमने क्रोमियम और एक ले लिया मैग्नीज। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 3d5 4s1। और मैग्नीज का कितना है? 3d5 4s2। ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए क्रोमियम की और मैग्नीज की अगर हम आयनन ऊर्जा की कंपैरिजन करते हैं, अगर ये पूछा जा रहा है कि क्रोमियम और मैग्नीज में प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। देखिए, एक होती है प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है? अगर हम किसी परमाणु के संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तब जो ऊर्जा लगेगी उसे हम बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अर्थात Ie2। और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बच्चों हम, तो उसे बोलते हैं हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तृतीय आयनन ऊर्जा, यानी कि Ie3। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बच्चों, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है। ठीक है। और मैग्नीज का है बच्चों 3d5 4s2। देखिए, ये इसके डी ऑर्बिटल में बच्चों 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 और 2 5। और यहां भी डी ऑर्बिटल में इसके में 1 2 3 और 2 5, और ये इसका एस का। ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है बच्चों, 1 2 3 4 5। और एस में कितना है? 1। ऐसे यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहां एस में है बच्चों 2। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी कक्षक तब ज्यादा स्थायी होता है जब वो या तो आधा भरा हुआ हो या फिर पूरा भरा हुआ हो। ठीक है। और अगर एक कक्षक आधा भरा और एक पूरा भरा हुआ है, तो वो कक्षक ज्यादा स्थायी होगा जो पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है। अब किसी परमाणु के संयोजी कोष से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, और किसी परमाणु के संयोजी कोष से हम जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऊर्जा देते हैं निकालते समय, वही क्या कहलाती है? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब यहां कंपैरिजन करेंगे बच्चों, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां भी 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4s जो है आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ है, स्थायी तो है ही है। ये 4s पूरा भरा हुआ है, तो ये और भी ज्यादा स्थायी है। तो अगर हम बात करें कि Ie1 की, कि प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी बच्चों? प्रथम आयनन ऊर्जा यानी पहला अगर इलेक्ट्रॉन निकाले हम, तो प्रथम आयनन ऊर्जा क्रोमियम की ज्यादा होगी या मैग्नीज की ज्यादा होगी? भाई पहला इलेक्ट्रॉन 4s से यहां भी निकलेगा, 4s से यहां भी निकलेगा। ये आधा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। तो यहां से निकालने में बच्चों हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्थायी होता है आधे भरे की तुलना में। तो यहां इसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी बच्चों? क्रोमियम से ज्यादा होगी मैग्नीज की। ठीक है। क्रोमियम से ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीज की। अगर हम Ie2 की बात करें बच्चों, Ie2 की बात करें कि द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, अब फिर से कंपैरिजन करो। द्वितीय का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये निकल गया पहला, तो और इसका भी पहला निकल गया। अब ये बचा आधा भरा हुआ,
है ना। तो अब इस कंडीशन में एस से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा D5 की तुलना में। तब द्वितीय आयनन ऊर्जा क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी मैग्नीज से बच्चों। किसकी ज्यादा हो जाएगी? क्रोमियम की मैग्नीज से ज्यादा हो जाएगी। अगर फिर हम बात करें कि Ie3 की बात करें, तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करें, तृतीय आयनन ऊर्जा Ie3 वो किसकी ज्यादा होगी? तो देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन का मतलब दोनों इसके निकल गए और इसके दो निकालेंगे तो एक दो यहां से निकल गया मतलब डी से, तो डी हो गया अपूर्ण, डी हो गया अपूर्ण इसका। तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन तीसरा निकालना आसान है बच्चों इसकी तुलना में, क्योंकि इसके दो निकल गए तो तीसरा यहां से निकलेगा और ये आधा भरा हुआ कक्षा के तो ये ज्यादा स्थायी होगा। तो Ie जो 3 होगी वो फिर से मैग्नीज की ज्यादा होगी बच्चों। किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीज की, Mn की ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है कि बताइए इनमें से किनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी और किनकी कम होगी या अधिक होगी, है ना, तो आप ऐसे कंपैरिजन करके बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों पहले इसे नोट करें, उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इसकी? तो हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीकरण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों श्रेणी के पहले और अंतिम तत्व को छोड़ करके से सभी तत्व परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो N-1D और NS इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण N-1D के इलेक्ट्रॉन और NS के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक के निर्माण में बच्चों भाग लेते हैं। इसीलिए ये परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। किसको छोड़ करके? श्रेणी के पहले और अंतिम तत्व को छोड़ करके। अब जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम की बच्चों स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। कितनी होती है? +3 होती है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है? 3d1 4s2 3d1 4s2 होता है। अब 3d1 4s2 3d व 4s में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होने के कारण ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं, और जब एक साथ निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में +3 प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। किसी भी श्रेणी में यानी किसी श्रेणी की बात करें यानी 3D श्रेणी में बात कर ले, 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है बच्चों। स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटने लगती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0, D5, D10 आता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज्यादा स्थायी होगी। ऐसे विन्यास पर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है ना। तो इन चीजों को अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। लिखेंगे लिखेंगे श्रेणी के
के पहले और अंतिम तत्व को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 D व NS में बहुत कम ऊर्जा अंतर होता है और N-1D व NS दोनों के इलेक्ट्रॉन यौगिक के निर्माण में भाग लेते हैं। अब लिखेंगे बच्चों नोट करके। नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है क्योंकि 3D व 4S में बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं। ठीक है। और नोट में बच्चों अगला पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण
संख्या घटने लगती है, घटने लगती है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगती है, घटने लगती है। तो पहले बच्चों इतना नोट करें, इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आगे बताते हैं। अब नोट में लिखेंगे बच्चों अगला पॉइंट, नोट में तीसरा पॉइंट लिखेंगे D0, D5, D10। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का आता है कि D में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर D में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, यानी D आधा भरा हुआ हो या पूरा भरा हुआ हो। D0, D5, D10 विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है, एज में एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों, जैसे Mn+2, Mn+2। अब Mn+2 कब बना है बच्चों? Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा था? 3d5 4s2, 3d5 4s2। तो 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो Mn+2 बना। तो कितना बचा इसका? 3d5 बचा। कितना बचा? 3d5। तो Mn+2 Mn+3 से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। इसी प्रकार बच्चों Ag+1 Ag+2 से ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है ना। तो ये अगर हम Mn+3 बनाते तो D से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब D कक्षक क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा, और अपूर्ण हो जाएगा तो वो कम स्थायी होता है। तो Mn+3 क्या होगी? Mn+2 की तुलना में कम स्थायी होगी, Mn+2 अधिक स्थायी होगी, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम 3D सीरीज लिख लेते हैं, यहाँ पे 3D सीरीज लिख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो हमने आपको बताया कि श्रेणी का पहला और अंतिम तत्व को छोड़ करके से सभी तत्व परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये +3 दिखाता है, कितनी दिखाता है? +3 दिखाता है स्कैंडियम, ठीक है ना। और टाइटेनियम +2 से +3 +4 तक दिखाता है। टाइटेनियम कहां तक दिखाता है? +2 से +4 तक दिखाता है। वेनेडियम +2 +3 +4 +5 तक दिखाता है। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 और +6 तक दिखाता है बच्चों। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक दिखाता है। आयरन +2 +3 +4, ये अस्थायी होती है बच्चों, जो कोष्टक में हमने लिख दी,
ऐसे इनमें से भी कुछ अस्थायी होती हैं, +6 तक दिखाता है। ये कोबाल्ट और निकेल +2, +3, +4 तक दिखाता है। ऐसे निकेल भी +2, +3, +4 तक दिखाता है। कॉपर +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। जिंक +2 दिखाता है। ठीक है ना। तो 3D सीरीज में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बच्चों? +2। +2 मैक्सिमम एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। 3D सीरीज में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है बच्चों? +2 है, क्योंकि +2 मैक्सिमम एलिमेंट्स शो कर रहे हैं बच्चों। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो है बच्चों मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज +2 से +7 तक दिखाता है। कहां तक दिखाता है? मैग्नीज +2 से +7 तक दिखाता है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम +6 तक दिखा रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जवाब दे सकते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपसे कुछ ही पूछा जाता है बच्चों तो। ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे जो अगली प्रॉपर्टीज है वो अगले लेक्चर में कवर कराएंगे बच्चों। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।